Hello student, today we have learned क्लास 9 साइंस चैप्टर 12 वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम लोग ना पोटेंशियल एनर्जी से क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं पहले एक एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि टेक अ टॉय कार, एक टॉय कार लेना है बच्चे वाला। जैसे ये देखिए, ये लेना है। रोटेट इट्स की फॉर वंस और ट्वाइस, इसकी जो की है ना इसको वंस और ट्वाइस क्या करना है, रोटेट करना है। देखा होगा आप लोगों ने। एक बच्चे वाला कार होता है वही है ना। नाउ प्लेस इट ऑन द फ्लोर, को क्या करना है, की को रोटेट करके उसको फ्लोर पे रख देना है। डज इट स्टार्ट मूविंग, क्या ये स्टार्ट करता है मूविंग करना? तो यस, क्या करता है ये, स्टार्ट करता है मूविंग ना। क्यों करता है स्टार्ट? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जब आप ना की को रोटेट करते हो ना तो इसके अंदर ना एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। वॉट हैपन इफ वी रोटेट द की 4 to 5 टाइम्स, क्या होगा यदि हम लोग ना वंस और ट्वाइस की जगह, एक या दो बार रोटेट करने की जगह हम लोग क्या करेंगे, उसको 4 to 5 टाइम्स उसको रोटेट करेंगे। तो 4 to 5 टाइम्स रोटेट करेंगे ना, तो सपोज करिए कि 1 to 2 टाइम्स में ना ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया था, ठीक है ना। तो 4 to 5 टाइम्स में क्या करेगा, ये और भी ज़्यादा मूव करेगा, मतलब कि ये लॉन्ग डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फिगर शो, जो फिगर शो हुआ है इसमें, व्हेन वी प्लेस अ बॉल ऑन अ स्प्रिंग अटैच टू अ वॉल हॉरिजॉन्टली, जो एक बॉल जो है ना, देखिए ना, ये ना क्या है, वॉल से ना स्प्रिंग ना अटैच है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बॉल लेकर के ना उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब कि प्रेस कर रहे हैं स्प्रिंग को। एंड प्रेस द स्प्रिंग इट कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसा कि फिगर बी में दिखाया गया है। नाउ व्हेन यू रिमूव योर हैंड, और जैसे आप अपने हाथ को हटाते हो ना तो क्या होगा, बॉल ना क्या होगा, बहुत तेज मूव करेगा। फ्रॉम द स्प्रिंग द बॉल इज थ्रोन ऑफ, बॉल क्या हो जाएगा, बहुत दूर चले जाएगा। और देखिए फिगर 3 में भी क्या करता है, आप ना ये देखे होंगे, एक ना कैटापुल्ट होता है ना, मतलब कि एक गुलेल होता है, बच्चों को देखा हो खेलते हुए, उसमें भी यही होता है ना कि जब हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करेंगे ना तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो जा रहा है, एनर्जी स्टोर हो जा रहा है। और जैसे हम अपना हाथ क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं ना, ये बॉल क्या होता है, थ्रो ऑफ हो जाता है, मतलब यहाँ से फेंका जाता है बॉल, ठीक है। समटाइम्स सिमिलर हैपन इन अ स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग बैलेंस में भी यही होता है ना, एक लटकने वाला जो मशीन होता है ना, जिसे इसमें बच्चों का वेट मेजर करते हैं, सेम सेम उसमें भी यही प्रोसेस होता है। समटाइम्स सिमिलर हैपन इन अ स्प्रिंग बैलेंस, ऑन अटैचिंग अ वेट द स्प्रिंग इज पुल्ड, जब हम लोग उस पर अटैच करते हैं, एक ऐसा करके होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, जब उस पर अटैच करते हैं ना, मान लो कोई वेट रखते हैं ना, तो क्या होता है, ये स्ट्रेच होता है, ठीक है ना। द स्प्रिंग इज पुल्ड एंड ऑन लीविंग इट, और जैसे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से लोड हटाते हैं ना, तो क्या होता है, फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सी इन फिगर 13, फिगर 13 में क्या बताया गया है, ऑन पुलिंग अ कैटापुल्ट, कैटापुल्ट को क्या करने पर, खींचने पर ना, द रबर ऑफ द कैटापुल्ट, जो कैटापुल्ट का जो रबर होता है ना वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। ऑल्सो गेट बैक, और क्या होता है, वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाता है। नो पुल पोजीशन जस्ट लाइक अ प्रेस स्प्रिंग, ठीक है ना, मतलब कि वो क्या होता है, जैसा कि स्प्रिंग होता है ना, मतलब सिंपल समझिए कि जैसा कि ये कैटापुल्ट है ना, आपने देखा होगा ना, ये वही काम करता है, इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एनर्जी स्टोर रहेगा, किस वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, इसमें पोजीशन का कहाँ बताया गया है, पोजीशन का देखिए ना, क्या कर रहा है, हम लोगों ने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, तो इसका पोजीशन देखिए यहाँ था, हम लोगों ने कंप्रेस किया ना, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। पहले स्प्रिंग ऐसा था, कंप्रेस किए तो देखिए इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ड्यू टू इस पोजीशन की वजह से, चाहे वो हाइट वाइज हो चाहे वो लेंथ वाइज हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना, दिस एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है वो क्या होता है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। एंड इनेबल द बॉडी टू डू वर्क, और जिसकी से क्या कहता है, वो कोई भी बॉडी क्या कहता है, वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर स्प्रिंग बॉल था, यहाँ पर स्प्रिंग ऐसे करके लगा हुआ था, ठीक है ना। तो जब जब क्या करें हम लोगों ने ना, बॉल से ना इसको कंप्रेस किया ना, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग कंप्रेस किया तो एनर्जी इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। और जैसे ही हम लोगों ने हाथ हटाया ना, क्या हो गया, बॉल क्या हो गया, थ्रो ऑफ हो गया। तो देखिए, तो बॉडी के क्या किया, बॉडी ने क्या किया, वर्क किया। तो याद याद रखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो कन्वर्ट होता है अदर
फॉर्म ऑफ एनर्जी में और इनेबल करता है बॉडी को कुछ वर्क करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल है व्हेन यू प्रेस अ बॉल अगेंस्ट अ स्प्रिंग। वही वाला एग्जाम्पल है कि ना जब जब भी क्या करोगे आप बॉल को ना बॉल से ना कंप्रेस करोगे स्प्रिंग को, तो उसमें स्टोर हो जाएगा एनर्जी और क्या होगा, वर्क, कुछ ना कुछ वर्क होगा। यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज इन पोजिशन ऑफ स्प्रिंग। आप क्या करते हो, आप ले करके आते हो पोजिशन में चेंज स्प्रिंग के। दिस एनर्जी गेट स्टोर इन द स्प्रिंग। और जैसे ही आपने कंप्रेस किया स्प्रिंग में क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी उसमें स्टोर हुआ, उसमें स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में ड्यू टू मोशन। मोशन जब भी रहेगा ना ऑब्जेक्ट में तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। और यही काइनेटिक एनर्जी अलाउ करता है स्प्रिंग को, जिससे क्या करता है वो थ्रो करता है बॉल को दूर। ठीक है ना, अवे द थ्रो अवे द बॉल, बॉल को दूर क्या करता है, थ्रो करता है। ठीक है, उसी तरीके से जो कैटापुल्ट होता है ना उसमें भी वही सेम में सेम फिनोमेना वर्क करता है। पहले क्या कहते हैं, कैटापुल्ट को जब स्ट्रेच करते हैं ना तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है उसके रबर में। और जैसे हम लोग क्या करते हैं उसको हटाते हैं हैंड को, तो क्या करता है वो स्टोर एनर्जी क्या करता है, वो स्टोन को या कुछ भी जो भी आप रखे रहोगे ना कैटापुल्ट के अंदर, उसको क्या करता है वो थ्रो ऑफ करता है, वहाँ से फेंक देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तो समझते हैं। व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ना सरफेस के ऊपर रखते हैं ना, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, द वर्क डन टू रेज द ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट। जो भी वर्क डन करते हैं ना, देखिए ना हम क्या कर रहे हैं उसको ना ऊपर उठा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उस पर वर्क कर रहे हैं। The work done to raise the object to a certain height is stored as its potential energy। उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। द एनर्जी स्टोर ड्यू टू वर्क। ये जो एनर्जी स्टोर हुआ है ना, ये हुआ है इस वजह से क्योंकि वो हम लोग क्या किए हैं, अगेंस्ट वर्क किए हैं। किसके अगेंस्ट वर्क किए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के। और जब हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो आप बोलोगे ना द एनर्जी स्टोर ड्यू टू वर्क। जो भी एनर्जी स्टोर रहेगा ड्यू टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो देखते हैं। बोलेंगे ना हम लोग द work done against gravitational force to raise the objects to a height h is w। तो w क्या है, देखिए w मतलब होता है वर्क डन। तो वर्क डन क्या है, यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ की जगह क्या लिख देंगे, एम जी। एफ क्या है, फोर्स है ना, तो फोर्स का क्या होता है, एम जी होता है। इंटू एस क्या है, एच। एच मतलब हाइट, हाइट या डिस्टेंस। तो एस होता है डिस्टेंस, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, एस की जगह एच रख देंगे। एच मतलब हाइट। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम जी एच, एम जी एच। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ना वर्क डन जो है ना, वर्क डन वो इक्वल है किसके, यहाँ पर जो वर्क डन है ना, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज एम जी एच। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एम जी एच, एम जी एच। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो इक्वल किसके है, वर्क डन के। तो वर्क डन की जगह क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पी फॉर पोटेंशियल और ई फॉर एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच। कोई भी एनर्जी हो तो देखिए ना वर्क डन हो गया, या फिर आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, या फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सभी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सभी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और जूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और नाम न्यूटन मीटर। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या बोला जा रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम। एक बॉडी का मास क्या है, 50 किलोग्राम है, मतलब कि एम दिया हुआ है 50 किलोग्राम। टू रेज टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, उसको 8 मीटर उठाया गया है, मतलब कि एच इज इक्वल टू 8 मीटर। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ना कुछ डिस्टेंस ऊपर उठाते हैं ना, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट। कितना एनर्जी स्टोर होगा इस ऑब्जेक्ट में वो बताना है। और यहाँ पर ना जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच। ठीक है, एम का वैल्यू है 50, जी का वैल्यू है 9.8,
और एच की वैल्यू कितना है 8, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझते हैं। ऑल्सो नो दिस, क्या है इसमें बताया गया है, ऑल्सो नो दिस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करता है ऑन द सरफेस, अर्थ के सरफेस पे। कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस मतलब देखिए ना, एक एग्जांपल देखिए ना, सपोज करिए ना कि ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना, ये सरफेस से क्या है, इतने मीटर हाइट पे है, इतने सेंटीमीटर हाइट पे है, और ये जो है ना, ये इतने सेंटीमीटर हाइट पे है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ना कि बताइए दोनों में से किसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो आप बोलोगे ना कि इस पेन की पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका हाइट क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू इसके हाइट से। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ सरफेस पे ना, अर्थ के सरफेस से कहाँ पर रखा गया है। ठीक है ना, तो यही बताया गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, और क्या बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन सरफेस will be different than the potential energy of the same object with respect to other सरफेस। तो सपोज करिए ना, देखिए मैंने बोला ना कि बताइए इस पेंसिल का ना पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस पेंसिल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो आप बोलोगे ना कि ना देखिए सर किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर दो सरफेस है। तो मैं बोलूँगा ना कि ना इस पेंसिल का ना इसके रिस्पेक्ट में ना हाइट क्या है, इतना है बस। ठीक है ना, मतलब कि इतना है हाइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इतनी थोड़ी सी होगी। लेकिन इस पेंसिल का इसके रिस्पेक्ट में ना हाइट क्या है, इतना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन सरफेस के कंपेरिजन में विल बी डिफरेंट देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, इसी सेम ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू अदर सरफेस के। ठीक है ना, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि क्या हो, हम लोग ना रेफरेंस जो होता है ना अलग अलग एज्यूम करते हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं क्या है। बोला जा रहा है अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, एक बॉडी का मास क्या है 5 किलोग्राम है, m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, इज प्लेस एट अ सर्टेन हाइट, उसको कुछ हाइट पे रखा गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब हमको हाइट नहीं पता है कि किस हाइट पे रखा गया है, बस उसको बोला जा रहा है कि उसको कुछ हाइट पर रखा गया है अर्थ के सरफेस से। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इतना, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया हुआ है 400 जूल दिया हुआ है। तो आप बोलोगे ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। ये कितना दिया हुआ है 400। ठीक है, एम कितना दिया हुआ है, एम है 5। ठीक है, जी का वैल्यू बोला है कि 9.8 रख दिए, और एच का वैल्यू क्या करना है हम लोग को, फाइंड करना है। तो क्या है, एच इस साइड है, आरचेस में, इसको आरचेस में छोड़ दीजिए। ठीक है ना, इधर लिखिए 400। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या आएगा, दोनों डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको, हमें यहाँ से पॉइंट हटाना है ना, तो नीचे से एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में। जब नीचे में 10 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर में 10 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 400 इंटू 10, और ये हो गया 5, और 10 इंटू 9.8 होगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 98। ये आ गया एच। देखिए ना, कट करते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 48। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 400 को 49 से डिवाइड करेंगे, देखिए ना, तो क्या करेगा, आप लोग डिवाइड करिए खुद से, मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि 400 को आप डिवाइड करोगे 49 से, तो कितना आंसर आएगा, 8.16। क्या आएगा, 8.16। तो लिखोगे 8.16, तो हाइट है तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बुक। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है बुक का, एट द 3 पोजीशन, जो कि 3 पोजीशन पे रखा हुआ है, एक तो है ए, एक है बी, और एक है सी पर, जैसा कि फिगर में बताया गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो बोलोगे ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। ठीक है ना, देखिए फाइंड करते हैं ना, तो बोलोगे एट ए, जब ए पर रखा गया है तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो बोलोगे ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच। ठीक है ना, तो मास बुक का तो दिया नहीं है, तो बुक का मास को एम ही एज्यूम कर लो। जी क्या है बच्चों, 9.8, 9.8 लिख लो। और एच क्या है बच्चे, इस केस में ना ए के लिए एच क्या है, H1, तो उसको H1 लिख लो। तो ये हो जाएगा 9.8 M H1।
सर ये ऐसा क्यों आया? तो बच्चे यहाँ पर कोई वैल्यू दिया नहीं है ना एम और एच वन का, इसलिए हम लोग इतने पे ही छोड़ देंगे। तो ये एट ए आ गया। अब निकालिए एट बी। एट बी क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एम है एम, जी है 9.8, एच है यहाँ पर H2। ठीक है, एच क्या है? H2 है। तो ये हो जाएगा 9.8 एम H2। ये दूसरे का निकल गया। एट सी निकालिए। एट सी तो देखिए ना, पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, एम को एम, जी को 9.8, और एच का वैल्यू क्या है बच्चे? यहाँ पर H3 है। तो ये हो जाएगा 9.8 एम H3 आ गया पोटेंशियल एनर्जी एट सी पे। तो ये हो गया एट ए, एट बी, एट सी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अभी क्वेश्चन वन देखे थे, अब टू देखते हैं। अ क्यूबिकल बॉक्स, एक अ क्यूबॉइडल बॉक्स, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। ठीक है, शो इन फिगर, जैसा कि फिगर 16 में दिखाया गया है। ठीक है, इट्स विथ एंड हाइट, इसका विथ क्या है बच्चों? इसका विथ है देखिए 2h है, और हाइट क्या है? h है रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ऑब्जेक्ट का जिसका मास क्या है? m है। प्लेस्ड ऑन द बॉक्स, जो मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ जिसका मास क्या है? m है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब उसको इन दो सिचुएशन में रखा गया है? तो हम लोग इस सिचुएशन के निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच। एम है बच्चे यहाँ पर, एम तो एम ही है, जी है 9.8, और यहाँ पर एच क्या है? देखिए एच यहाँ पर एच ही है, एच यहाँ पर क्या है? एच है। तो ये हो जाएगा 9.8 एम एच। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? 9.8 एम एच। सेकेंड केस में, इस केस में देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच। देखिए इस केस में क्या है, एम को लिख दिए एम, जी को लिख दिए 9.8, एंड एच को क्या लिख देंगे? एच को लिख देंगे 2h। यहाँ पर हाइट क्या है बच्चों? ये देखो, ये मास कहाँ पर रखा गया है? ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है? 2h हाइट पर। यहाँ पर h हाइट पर रखा गया था, इसलिए यहाँ पर h लिखे थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2h। तो 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 या 16, 6 कैरी 1, 2 9 जा 18, और 1 19 एम जी एच। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं। डिस्कस में कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कस में? इन द प्रोग्रेस ऑफ यूजिंग अ बो एंड एरो, एक बो एंड एरो होता है ना, तीर धनुष। वाई डू वी हैव टू पुल द एरो बैकवर्ड, एरो को हम लोग क्यों बैकवर्ड खींचते हैं ना? बाय यूजिंग अ थ्रेड और रबर, रबर और थ्रेड से। बिकॉज जब हम लोग क्या कहते हैं, रबर और थ्रेड से ना एरो को पीछे की ओर खींचते हैं ना बैकवर्ड, तो उसके अंदर क्या होता है? एनर्जी स्टोर हो जाता है। कौन सा एनर्जी स्टोर होता है? उसके अंदर स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी के क्या करता है, वो जो एरो होता है ना, उसको उसको क्या करता है? मोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कन्वर्ट होता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, कैन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी नेगेटिव, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव हो सकता है? तो बोलोगे यस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ऑब्जेक्ट का नेगेटिव हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रहा है। तो बोलोगे ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है ना जिसका मास क्या है? m है, टू फॉल फुल्ली फ्रॉम अ हाइट h, उसको ना हाइट ऐसे क्या किया जा रहा है? गिराया जा रहा है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम जी एच। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना जिसको, जो h हाइट पर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे? एम जी एच होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि कुछ हाइट पर होगा, कुछ हाइट पर होगा ना, तो उसके अंदर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? तो यस, कितनी होगी? एम जी एच। जितना उसका मास होगा और जितनी वो हाइट पर रखा हो गया, उसको उसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा विथ जी के साथ। ठीक है, और क्या, जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप उठा करके ऊपर लेकर के आते हो, तो क्या इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? तो बोलोगे नहीं, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्या है? मोशन नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। तो यही बोला जा रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट क्या है? एच हाइट पर है ना, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चे? इनिशियली में
mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या है इनिशियली में 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मोशन नहीं कर रहा है और यहाँ पर ये हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है mgh। तो एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0 एज इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल एनर्जी क्या होता है, तो क्या करिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को प्लस करिए, तो mgh प्लस 0 को प्लस करो तो कितना आएगा, mgh आ जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। ये टॉप पे है। ठीक है। व्हेन दिस बॉडी फॉल, जब इस बॉडी को गिराया जाता है नीचे, धीरे धीरे गिराया जा रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, मोशन करने लग रहा है। क्या करने लग रहा है, देखो धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, ये नीचे आएगा। नीचे आएगा ना, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर पहुंचा है मतलब ये मोशन किया है, तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए हाइट जब इतना था तो पोटेंशियल एनर्जी एच के इक्वल, मतलब कि जितना एच रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए हाइट अब इतना हो गया है, तो हाइट कम हो गया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए चेंज किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगा और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो बोलोगे कि व्हेन द बॉडी फॉल its potential energy change into kinetic energy if the velocity of an object at a given time। यदि वेलोसिटी जो है ना वो v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए बोला जा रहा है एज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फॉल करना स्टार्ट कर रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप डाउन, पोटेंशियल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द अर्थ सरफेस, और जब ऑब्जेक्ट ना जस्ट अबाउट टू रीच, मतलब जस्ट पहुंचने वाला होगा अर्थ सरफेस पे, इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। जैसे कि इस केस में था ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या था, मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी क्या था, मिनिमम था। तो जब ये जस्ट अबाउट टू टच, ग्राउंड को टच करेगा ना, तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वी नो डैट, हमको पता है ना, हम जानते हैं ना कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सभी पॉइंट पे सेम सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कि जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम है ना, वो यहाँ पर दोनों का सम करने पर इक्वल आएगा। और यहाँ पर भी आप दोनों का सम करोगे, मतलब कि यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम करिए। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे, तो तीनों क्या आएगा, तीनों वैल्यू क्या आएगा, इक्वल इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही बोला जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सम करोगे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट के इक्वल होगा। कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, अब समझते हैं आगे। बोला जा रहा है, आप लोगों को पता है, बताया भी हूँ ना, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, वी कैन सी डैट, हम लोग ये देख सकते हैं ना कि एक जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है ना, आगे लिखा हुआ है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मैकेनिकल एनर्जी। तो जो सम होता है ना पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, वो किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है। वी कैन सी डैट, हम लोग ये देख सकते हैं ना कि इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई बॉडी क्या कहता है, फ्रीली फॉल होता है ना, गिरता है ना, द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है एट अ पॉइंट पर। और जितना डिक्रीज होगा ना पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा, इक्वल होगा जितना इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है ना। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ऊपर रहता है ना, तो जब ये नीचे आएगा ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। समझ में आ गई ये। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एनर्जी कैन नीदर बी
क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम, इसको आप क्या कर सकते हो, केवल कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। दस इसलिए जो टोटल एनर्जी होता है ना यूनिवर्स में, वो क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं एक एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 में क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी 5, अ बॉडी ऑफ 30 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एम है, 30 किलोग्राम, फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, एच क्या है, 5 मीटर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, क्या करना है, कैलकुलेट करना है एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट जो दिए हुए हैं उन सभी पर। एंड फिल द फॉलोइंग टेबल, क्या करना है, टेबल को फिल करना है। देखिए, तो मैंने क्या क्या किया है, जैसा ये टेबल बना हुआ है ना, जैसा ये टेबल बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, ऐसा एक टेबल बना लिया है, मतलब कि एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब मैं ना इसी में आप लोग को बताता हूँ, ठीक है ना। और इसमें ना बहुत ये जो है ना, ये ना रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को ना वेलोसिटी खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारा क्या है, रॉन्ग वैल्यू है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, आते हैं इस पर, इसको सॉल्व करते हैं। हमें मास गिवन है 30 किलोग्राम और एच गिवन है 5 मीटर। तो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट डिफरेंट हाइट। तो ना जब ऑब्जेक्ट क्या है 5 मीटर के हाइट पर है ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए ना, ऑब्जेक्ट क्या है, सपोज करिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, 5 मीटर के हाइट पर है। कहाँ है ये, 5 मीटर के हाइट पर है। तो जब ये 5 मीटर के हाइट पर है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 है, क्योंकि बॉडी क्या है, भी रेस्ट के पोजिशन में है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम क्या है बच्चों, एम है 30, जी कितना है, जी का वैल्यू बोला गया है ना यहाँ पर कि जी का वैल्यू आप क्या लीजिए, जी का वैल्यू लीजिए आप 9.8। तो हम लोग क्या कहते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए ना 10 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए 9.8 ही यूज़ करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने लिख लिया 9.8। और एच का वैल्यू क्या है बच्चे, एच का वैल्यू देखिए, एच यहाँ पर है 5 मीटर। जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो 30 मल्टीप्लाई, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जीरो जा 5 3 जा 15 इंटू 9.8, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 मल्टीप्लाई 150, ये हो जाएगा 147, 14, ये क्या है 14। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए हाफ को हाफ लिख दिए, एम का वैल्यू है 30 एंड वी का वैल्यू क्या है इस केस में, 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई यानी नंबर गिव्स यू 0। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू 1470। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो जूल लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या है 4 मीटर पर है ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ऑब्जेक्ट देखिए 4 मीटर पर है, तो 4 मीटर है, सपोज करिए कि ये 5 मीटर है ना टोटल, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से 4 मीटर पर है ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, देखिए 4 मीटर पे डिस्टेंस निकाल, मतलब इसका निकालते हैं वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो वेलोसिटी निकालेंगे 3 फार्मूला है, ये या इसका यूज़ करें, इसका यूज़ करें या इसका यूज़ करें। तो देखिए ना, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एच, हमें एच गिवन है और वी निकालना है, क्या निकालना है, एच गिवन है और वी निकालना है। तो देखिए एच और वी इस फॉर्मूले में है, यहाँ पर वी है लेकिन एच नहीं है, तो इसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और ना ही हमें यहाँ पर टी गिवन है, तो देखिए यहाँ पर वी अननोन हो जाएगा और टी अननोन हो जाएगा, दो अननोन हो जाएगा, तो इससे हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच है लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी वी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इससे भी वी नहीं निकाल पाएंगे, केवल यही फॉर्मूला बचता है, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके निकालेंगे वी। तो हम लोग बोलेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो देखिए ना, वी स्क्वायर निकालना, देखिए यू स्क्वायर कितना है ना, तो यू स्क्वायर देखेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2G का वैल्यू है 9.8, और एच कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 9.8 इंटू 2, और वी
देखिए स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, तो 9.8 इंटू 2, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19.6, अंडर रूट 19.6। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट 19.6 का लिखोगे अंडर रूट, पहले तो क्या करिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि सही मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं। हाँ 19.6 सही है। तो अंडर रूट 19.6 इसका वैल्यू होता है 4.4 होता है, ठीक है ना। हम लोग एक्चुअली में यूज़ करेंगे इसी वैल्यू को, मैं निकाल के बता दिया कि 4 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या है वेलोसिटी होगी जब ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर होगा, तो मतलब कि 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखिए ना हम लोग अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो m हो जाएगा यहाँ पर 30, g हो जाएगा 9.8 और h कहाँ पर है, यहाँ पर है, h है 4। तो जब सॉल्व करेंगे 30 इंटू 9.8 इंटू 4, 30 इंटू 9.8 इंटू 4 डेट इज़ 1176। निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए तो हाफ को हाफ लिख दिए, एम के जगह 30, वी के जगह ना बच्चों ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे। देखिए वी का वैल्यू कितना आया है, अंडर रूट 19.6, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, हाफ हाफ हो गया m30। देखिए ना स्क्वायर है ना, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे अपने आप कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 19.6। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 2 से डिवाइड करना है, तो करोगे 30 को मल्टीप्लाई करोगे 19.6 से, ठीक है इतना आ गया, और इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ गया ये 294। अब क्या है, अब दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे 1176 पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 294, 1176 प्लस 294 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1470 जूल, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड के लिए भी ऐसे निकाल लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ पूरा को निकाल लेता हूँ फिर समझा देता हूँ एक बार में। देखिए तो मैंने सॉल्व कर दिया है, यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब देखिए ना जब ऑब्जेक्ट क्या है 3 मीटर के हाइट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी था 4 मीटर के हाइट पे, अभी आ जाएगा 3 मीटर के हाइट पे। 3 मीटर के हाइट पे है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका हाइट कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस टाइम पे, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है ये, u का वैल्यू 0 है, 2, g का वैल्यू 9.8 और यहाँ से यहाँ तक का 2। सॉल्व करेंगे ना इसको 2 इंटू 9.8, फिर ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 9.8 में ना, देखिए ना ये 2 का पेयरिंग बन जाएगा तो 2 हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 9.8। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे m है 30, g है 9.8, h है 3, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 3 है। देखिए ना आप लोग को लग रहा होगा ना सर एक बार तो हाइट आप इसको ले रहे हैं, एक बार हाइट इसको ले रहे हैं बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का हाइट मैं तब लेता हूँ ना जब मुझे क्या निकालना रहता है, वेलोसिटी निकालना रहता है, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अर्थ के सरफेस से मेजर करता हूँ कि अर्थ के सरफेस से उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है। समझ में आ गया, जब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तब मैं अर्थ के सरफेस से हाइट को देखता हूँ, और जब मुझे और जब मुझे क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है तब मैं देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिराया जा रहा है ना तो उस टाइम पर उसका हाइट कितना था, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ। तो यहाँ पर mgh हो गया, फिर यहाँ लिख दिए हाफ, m का वैल्यू लिख दिए 30 और v का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2√9.8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो बच्चे आ जाएगा 588, दोनों को ऐड करने पर फिर से आ जाएगा 1470। सेम इस तरीके से इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे, फिर इसे और इसे। अब देखिए ना अब यहाँ पर है 1 मीटर, फिर इसके बाद मैंने एक अपने से पॉइंट ऐड किया है, ये पॉइंट है जस्ट अबव द ग्राउंड, मतलब कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से ऊपर से जब नीचे गिराया जा रहा था ना तो जस्ट जब टच होने वाला था, जस्ट टच होने के जस्ट पहले, टच होने के जस्ट पहले ना, टच होने के जस्ट पहले क्या होगा, टच होने के पहले जस्ट उसका हाइट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कि अर्थ के सरफेस उसका हाइट क्या होगा 0 होगा, तो इसलिए ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0 होगा। देखिए m g और h क्या है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0 हो गया। और जब ये ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा ना तो इसकी हाइट तो इसका ना वेलोसिटी क्या होगा बहुत ही ज़्यादा हो गया होगा, ज़्यादा मतलब कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा इसका जब ये अर्थ सरफेस जस्ट टकराने वाला होगा, जस्ट टच करने वाला होगा। तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी का वैल्यू निकालोगे यहाँ पर आएगा 147, जो दोनों का ऐड करोगे इतना आएगा। तो यहाँ पे देखने से पता क्या चला, यहाँ देखने से पता ये चला ना कि जो टोटल एनर्जी रहता है ना यूनिवर्स में क्या रहता है वो
कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। पढ़े होगे ना, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। तो जितना एनर्जी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर था ना, उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर, और जस्ट इसको टच करने वाला होगा उस समय यहाँ पर होगा। समझ में आ गया? यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर बोला गया जा रहा है इफ़ वी सी द रिजल्ट। अगर हम लोग रिजल्ट को देखते हैं, जो कि इसको मैंने फिल किया है यहाँ पर, तो वी सी डैट, हम लोग देखते हैं ना कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना बॉडी का, रिमेन कांस्टेंट इन ऑल सिचुएशन। सारी सिचुएशन में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं डिस्कस, देखते हैं डिस्कस में क्या बोला जा रहा है। डिस्कस में बोला जा रहा है व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होगा इफ़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉज इम्पॉसिबल। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना वो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल होगा। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ तक आया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? चेंज होकर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होगा कि ना, जब ना कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है ना वो इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब कि कन्वर्ट कोई एनर्जी किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट ही ना हो। तो अकॉर्डिंग टू वन बिलीफ, ऐसा माना जाता है ना कि लाइफ ऑन अर्थ कुड हैव बीन इम्पॉसिबल। लाइफ जो है ना अर्थ पर, वो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा विदाउट एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है ना? बस इतना ही समझिए कि ना अगर एनर्जी कन्वर्जन नहीं हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? जो अर्थ पे जो लाइफ है ना वो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, डू इन अ ग्रुप पर्सन ऑफ मास एम। एक पर्सन है जिसका मास क्या है? एम है। जंप इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल क्या कर रहा है? जंप कर रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करना है और कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द मैन, कि मैन की वेलोसिटी क्या होगी। वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगी? व्हेन ही इज एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, जब वो क्या होगा? 5 मीटर की हाइट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। समझ में आया क्वेश्चन? बोला ये जा रहा है कि ना एक मैन है जिसका मास एम क्या है? एम ही, एम किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना? ये क्या कर रहा है? स्विमिंग पूल में जंप कर रहा है। तो जब ये 5 मीटर की हाइट पर आएगा ना, तो इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो बतानी है। ठीक है ना? 5 मीटर के हाइट पर, मतलब कि जब ये नीचे से ग्राउंड से 5 मीटर के हाइट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी बतानी है कि कितनी होगी। देखिए, तो ये 5 मीटर के हाइट पर है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग इसका निकालते हैं कि इस पोजीशन पर ना टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है कितनी। देखिए ना, तो ना इस पोजीशन पर ना काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जब यहाँ पर अब इंसान खड़ा है ना, वो मैन खड़ा है मतलब कि अभी ये क्या है? इसके में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ है। ठीक है ना? तो रुका हुआ है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी, इसका पहले लिख लेते हैं एम जी एच। तो देखिए, हाफ को हाफ लिख दिए, एम को एम लिख दिए, वी क्या है? ज़ीरो है इस केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ है, खड़ा है यहाँ पर। ठीक है ना? एम क्या है? एम हो गया, जी है बच्चे 9.8, और एच क्या है? एच देखिए, एच यहाँ से यहाँ तक है। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से लेते हैं ना, अर्थ के सरफेस से लेते हैं, तो क्या है यहाँ तक? 10 है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 9.8 इंटू 10 इंटू एम, तो ये हो जाएगा 98। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई? मैकेनिकल एनर्जी को ना मैं ना एम ई से लिख रहा हूँ। ठीक है ना? मैकेनिकल एनर्जी मतलब एम ई है। अब हम लोग जानते हैं ना कि ना ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पर है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तीनों क्या होगा? सेम सेम होगा, इक्वल रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है ना? तो हम लोग अभी यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पर होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, यहाँ देख लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। देखिए, हाफ को तो हाफ लिख देंगे, एम को एम लिख देंगे, और वी स्क्वायर यही तो वी निकालना है कि यहाँ पर वी क्या होगा? वी स्क्वायर, सॉरी, ये हो गया प्लस, एम है एम, जी का वैल्यू है 9.8, और एच का वैल्यू है देखिए ना यहाँ पर ना, एच मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ये है 5। ठीक है ना? देखिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है, तो ये है 98 मीटर, यहाँ लिख दूंगा, सॉरी 98 मीटर नहीं है, 98 एम है, तो एम, तो 98 एम हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 9.8 इंटू 5 करूँगा, तो 9.8 इंटू 5, तो यहाँ रहेगा 49, ये हो जाएगा
49 m, 49 m है, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 98 m माइनस 49 m इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 m माइनस करने पर ये हो जाएगा हाफ m वी स्क्वायर। देखिए वी स्क्वायर निकालना है, कहीं पर छोड़ दो। 49m देखिए डिवाइड में है, इस साइड आया तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है m, साइड से डिवाइड में m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 × 2। वी स्क्वायर शिफ्ट होगा ना इस साइड तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 49 × 2। तो वी आ जाएगा, जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना इसका तो आएगा 7 7, इसका आ जाएगा 2। तो वी आ गया 7 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 का कोई पेयर नहीं बना इसलिए अंदर में रह गया ये। तो 7 √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो वी देखिए, तो वी यहाँ निकाल रहा हूँ ना, इसके बाद यहाँ निकाल रहा हूँ, देखिएगा तो वी क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 1 7 9, 7 28 कैरी 2, 7 1 7 2 9। देखिए 3 नंबर के पहले 9.898 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी जब ऑब्जेक्ट क्या होगा 5 मीटर की हाइट पे होगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, पावर है। तो समझते हैं पावर क्या होता है। पावर के कॉन्सेप्ट को समझने के पहले ना हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, द वाटर टैंक एट रमेश एंड राखी हाउस आर सेम शेप एंड हाइट। तो वाटर टैंक जो है ना वो सपोज करिए कि यहाँ सरफेस है, यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर एक वाटर टैंक रखा हुआ है और यहाँ पर एक वाटर टैंक रखा हुआ है। ये है वाटर टैंक रमेश के घर का, रमेश के घर का, और ये है राखी के घर का। सेम शेप का है, दोनों का शेप क्या है, सेम है, और दोनों का हाइट भी क्या है, सेम हाइट पे दोनों रखे हुए हैं अर्थ के सरफेस से। बोथ ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं टू फिल वाटर इन देयर टैंक, अपने टैंक के वाटर को फिल करने के लिए। द टैंक एट राखी हाउस फिल क्विकलियर। तो जो राखी के घर का राखी के हाउस का जो टैंक है ना वो क्या होता है, जल्दी फिल हो जाता है देन रमेश टैंक, रमेश के घर में जो टैंक है उसके कंपैरिजन में। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस, क्या रीज़न होगा, जब जब दोनों सेम हाइट पर है, दोनों सेम शेप के हैं और दोनों इलेक्ट्रिक मोटर से ही पानी को भर रहे हैं, लेकिन इसके घर का पानी का मोटर से टैंक जल्दी फिल हो जा रहा है और इसके घर के पानी के मोटर से टैंक ज़्यादा टाइम ले रहा है फिल होने में। एक और देखते हैं। समटाइम्स वी सी दैट, हम लोग ये देखते हैं ना कि इट टेक मोर टाइम टू ग्राइंड पल्सेस इन द ग्राइंडर एट आवर हाउस। हम लोग देखते हैं ना कि हमारे घर में जो मिक्सर ग्राइंडर है ना उसमें जब हम लोग ग्राइंड करते हैं दाल को ना तो क्या लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू, जो कि किसी कंपेरिजन में जो हमारे नेबर्स के घर में ग्राइंडर है उसके कंपेरिजन में। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है। इट इज़ पॉसिबल डैट डिफरेंट मशीन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू डू वर्क। हम लोग जानते हैं ना कि डिफरेंट मशीन क्या कहता है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगाता है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में। सपोज़ करिए ना आप लोग गेम खेलते हैं, ना तो आप लोग के आपके दो दोस्त के पास ना, मतलब कि आप और आपका एक दोस्त है, दोनों मोबाइल में ना एक पर्टिकुलर कोई गेम क्या है इंस्टॉल है, ठीक है ना। तो किसी का मोबाइल में ना गेम जल्दी स्टार्ट हो जाता है, किसी के मोबाइल में गेम लेट में स्टार्ट होता है। तो क्यों किसी के में जल्दी स्टार्ट होता है गेम, किसी के में लास्ट में स्टार्ट होता है गेम, क्योंकि वो ना पावर की वजह से, क्योंकि जिसके मोबाइल में जल्दी गेम स्टार्ट होता है इट मीन्स उसका पावर अच्छा है गेम को स्टार्ट करने का, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ पॉसिबल डैट कि जो जो ना डिफरेंट मशीन होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, टाइम लगाते हैं किसी भी वर्क को करने में। इसका मतलब ये है कि ना जो जो उनका रेट ऑफ डूइंग वर्क है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर टाइम को ना किसी किसी पर्टिकुलर टाइम में करते हैं, कि सॉरी किसी पर्टिकुलर वर्क को किसी पर्टिकुलर टाइम में करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उनका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना वो क्या है, डिफरेंट है। तब द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। मतलब कि कोई किसी काम को कितने जल्दी करता है ना वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, ठीक है ना। तो पावर ये बताता है कि हाउ क्विकली दे कन्वर्ट, वो कितने जल्दी कन्वर्ट करता है अपनी एनर्जी को उस पर्टिकुलर काम को करने में। कन्वर्ट देयर एनर्जी एंड डू वर्क, किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने में वो कितनी जल्दी अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर का एक और डेफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन।
द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या फिर रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज कॉल्ड पावर। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन बोल देंगे या दोनों को मिला करके बोल देंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। देखिए कहीं पर भी रेट ऑफ लिखा हुआ आ जाए ना, रेट ऑफ मतलब कि वो टाइम से उसको डिवाइड करना है। तो देखिए कहीं पर भी रेट ऑफ लिखा आ जाएगा तो देखिए रेट ऑफ लिखा है मतलब कि यहाँ पर मुझे नीचे में टाइम लिखना है। ठीक है, रेट ऑफ का मतलब है टाइम, डूइंग वर्क, वर्क, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो वर्क को हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू से और टाइम को लिखते हैं लोग टी से। तो पावर का यूनिट क्या होता है, सॉरी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी। पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई टी। वर्क, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड, तो पावर का यूनिट क्या आ गया, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना जेम्स वॉट ने ना पावर के बारे में बताया था, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में ना हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पावर के यूनिट को ना वॉट बोलते हैं। ठीक है, देखिए द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब समझते हैं, जिसके घर में ना इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ होगा तो बोलते होंगे ना कि रे आज इतना मंथ मतलब कि इस मंथ इतना बिजली का यूनिट आया है। यूनिट क्या होता है, तो बोलोगे ना द एनर्जी कंज्यूम्ड इन हाउस, जो भी एनर्जी कंज्यूम्ड होता है हाउस में या वर्कशॉप में या इंडस्ट्रीज़ में, उसको हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं किलोवाट आर में। किलोवाट आर में, किलो देखिए के फॉर किलो, डब्ल्यू फॉर वॉट, एच फॉर आर, किलो वॉट आर में। तो हम लोग बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। तो जो भी एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होता है ना 1 मंथ में, उसको हम लोग किससे बोलते हैं, यूनिट से बोलते हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आर। तो 1 यूनिट जो होता है ना वो इक्वल होता है 1 किलोवाट आर के। ठीक है, तो 1 को 1 लिख दिए, ठीक है ना। किलो की जगह हम लोग लिख देंगे 1000, वॉट की जगह वॉट, आर की जगह 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए ना 1 2 3 4 5, 10 to the power 5, 36 वॉट सेकेंड। अब देखिए ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना जो वैल्यू होता है ना वो 1 to 10 के अंदर में रहता है। तो इसको लिखूंगा मैं 3.6 × 10 to the power 5। अब देखिए वॉट को लिखते हैं, वॉट का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, और यहाँ पर पहले से सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड कट गया तो ये आ जाएगा 3.6 × 10 to the power 6 जूल। देखिए ये एक पॉइंट था ना, पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट जब यहाँ पर गया ना तो एक क्या करेगा, 10 देगा इसको, इसलिए 10 to the power 6 हो जाएगा ये 3.6 × 10 to the power 6 जूल। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं 9। एग्जाम्पल 9 क्या बोलना चाह रहा है, तो बोला जा रहा है अ वुमेन कंप्लीट अ वर्क। वुमेन ने क्या किया, वर्क कंप्लीट किया, इतना वर्क मतलब कि डब्लू, डब्लू इज इक्वल टू, वुमेन ने इतना वर्क कंप्लीट किया है इन 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड में। हाउ मच एनर्जी डिड ही स्पेंड, एनर्जी कितना स्पेंड किया है। एनर्जी मतलब कि पावर कितना लगाया गया है, तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन है 300, टाइम है 5 सेकेंड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 वॉट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 समझते हैं। अ बॉय, मास कितना है उसका, अ बॉय 50 किलोग्राम। मैं मास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो किलोग्राम है ना बच्चों, वो मास का यूनिट होता है। तो अ बॉय एम कितना हो गया इसका, 50 किलोग्राम, तो एम इज इक्वल टू 50 किलोग्राम इसका मास हो गया। क्लाइंब स्टेयर इन 10 सेकेंड, क्लाइंब करता है 30 स्टेयर्स को 10 सेकेंड में। तो टाइम हो गया बच्चे, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेकेंड, टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेकेंड हो गया। 30 स्टेयर को क्लाइंब करता है और जो हाइट है ना ईच स्टेयर का वो 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए ना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ हाइट, तो बोलोगे हाइट ऑफ वन स्टेयर, हाइट ऑफ वन स्टेयर, हाइट ऑफ वन स्टेयर कितना है बच्चे, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए ना मैं बताया था ना तो हमको कितने कितना स्टेयर वो चढ़ रहा है, 30 स्टेयर। तो बोलोगे हाइट ऑफ 30 स्टेयर्स, स्टेयर्स हो जाएगा 30 × 15 सेंटीमीटर। तो देखिए ना हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग हाइट निकाल रहे हैं,
तो 30 को 30 लिख देंगे, 15 को 15 लिख देंगे, सेंटी की जगह लिखेंगे 1/100। सर क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ना हमेशा हम लोग ना ऐसा यूनिट में लिखते हैं, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर ऐसा यूनिट है। तो मीटर की जगह मीटर, सेंटी की जगह 1/100। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5 2 जा 5 3 जा, तो ये आ गया 9/2 मीटर। हमको क्या निकालना है? देन कैलकुलेट हिज पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है? देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम को टाइम लिख दिए। फोर्स को लिखते हैं बच्चे mg, और एस हो गया एच, एस है हाइट, एस है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हाइट, अपॉन टी। एम का देखिए एम कितना है? एम है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। जी, जी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच, एच कितना है? एच है 9/2 मीटर, 9/2 मीटर। टाइम है, टाइम कितना है? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब देखिए इसको लिख दिया 50 इंटू 10 इंटू 9/2 इंटू 10। अब देखते हैं किलोग्राम को किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, और यहाँ पर आ गया सेकेंड, ठीक है। देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। और यहाँ पर है मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल, और सेकेंड को सेकेंड, जूल पर सेकेंड को बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। तो ये सब बेसिक्स था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पूरी जगह क्या लिख दूंगा? वॉट लिख दूंगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट हो गया, 2 से 25 टाइम्स में ये कट हो गया, 25 इंटू 9 होता है 225, तो 225 वॉट क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर से आप क्या समझते हैं? तो पावर से आप सिंपल बोलेंगे ना, पावर से द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज कॉल्ड पावर। और पावर का एक ये फॉर्मूला लिख देंगे ना तो और भी अच्छी बात रहेगी। और ये लिख देंगे द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, तब तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा लिखिएगा। डिफाइन 1 वॉट पावर। 1 वॉट पावर क्या होता है? 1 वॉट पावर, तो देखिए ना, तो बोलोगे 1 वॉट पावर, तो बोलोगे इफ़ अ पर्सन डज 1 जूल वर्क। यदि एक पर्सन क्या करता है? 1 जूल वर्क करता है। देखिए बता रहे हैं कि कैसे बताया जा रहा है ये। पावर इज इक्वल टू, देखिए यूनिट क्या है इसका? जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर 1 लिखिए ना, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। यदि कोई पर्सन क्या करता है? 1 जूल वर्क करता है 1 सेकेंड में, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि उसने क्या किया है? 1 वॉट, पावर 1 वॉट यूज़ किया है। तो देखिए इफ़ अ पर्सन डज 1 जूल वर्क, यदि एक पर्सन 1 जूल वर्क करता है इन 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, देन द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम किया है? वो कंज्यूम किया है 1 वॉट की एनर्जी को, ठीक है ना। यही लिखेंगे 1 वॉट में। अब इफ़ अ बल्ब कंज्यूम 990 जूल्स, 990 जूल्स क्या कर रहा है? एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड में। तो देखिए टी हो गया 10 सेकेंड, और एनर्जी कंज्यूम किया मतलब कि वर्क किया है 990 जूल, तो वर्क हो गया इतना। तो पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन है 990 जूल, टाइम है 10 सेकेंड। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया, तो ये हो जाएगा 99 जूल पर सेकेंड। क्या होता है? वॉट होता है, 99 वॉट, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, अ बल्ब ऑफ 60 वॉट इज़ यूज। एक बल्ब जो है ना वो 60 वॉट का है, वो यूज़ होता है डेली 10 आवर, ठीक है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज। बताओ कितना यूनिट्स होगा, मतलब एनर्जी आएगा आपका बल्ब का इन अ डे, एक दिन में, एक दिन में कितना यूनिट आएगा आपके बल्ब का, ठीक है। तो देखते हैं ना, तो देखिए 60 वॉट यूज़ हो रहा है, वॉट है मतलब कि पावर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पावर। तो पावर इज इक्वल टू बोल दोगे 60 वॉट, ठीक है। ये देखिए ये 10 आवर है, 10 आवर है मतलब कि ये टाइम दिया हुआ है, आर है, आर है मतलब कि ये टाइम दिया हुआ है। तो कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है? तो एनर्जी यूज़, कितना यूनिट ऑफ एनर्जी यूज़ होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम ऑफ यूजेज। तो पावर क्या है बच्चे? पावर है आपका 60 वॉट, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, पावर है आपका 60 वॉट, और टाइम है आपका 10 आवर्स। तो 60 इंटू 10 हो गया 600 वॉट
आर, ठीक है। अभी लेकिन यूनिट जो होता है ना, यूनिट का यूनिट क्या होता है, यूनिट्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट्स का यूनिट होता है किलो वॉट आर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वॉट भी है आर भी है, लेकिन यहाँ पर किलो नहीं है। तो किलो लाने के लिए क्या करूँगा, मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1000 से डिवाइड करूँगा। क्यों सर 1000 से क्यों किए, क्योंकि 1000 का मतलब होता है किलो, 1000 का मतलब क्या होता है, किलो होता है। तो मैंने क्या किया, 600 को 600 लिख दिया, 1000 की जगह लिख दिया किलो, वॉट की जगह लिख दिया वॉट, आर की जगह लिख दिया आर, और नीचे में क्या है 1000 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना 3 जीरोज़ है ना, 3 जीरोज़ है, इसलिए 3 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा। तो पहले 600 लिख दो, 3 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो यहाँ पर पॉइंट लग गया, यहाँ 0 किलो वॉट आर। तो कितना यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है बल्ब एक दिन में, तो इतना यूज़ करता है। यदि आ जाएगा ना कि 30 डेज़ में कितना यूज़ करता है, तो इसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई बाय 30 कर दीजिएगा, तो आ जाएगा कि 30 डेज़ में कितना यूनिट्स आपका बिजली बिल कंज्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है ना, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू।